अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लिमिटेशन एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है इंट्रोडक्शन भी करेंगे लिमिटेशन एक्ट का। सेकेंडली कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू बेसिस पे मोस्टली रिपीट होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गया। अब क्या ये कहना काफ़ी है कि लिमिटेशन एक्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बैरक से हम जो है कंप्लीट कह सकें कि हमारी जुडिशरी की स्टडी हो चुकी है? ऑब्वियसली नॉट। लिमिटेशन एक्ट के साथ साथ कुछ और भी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, कुछ और भी लीगल मैगजिम्स हैं जिनको पढ़ना बड़ा नेसेसरी है। आखिर लिमिटेशन एक्ट आया क्यों? आखिर किन मैगजिम्स ने इसका पर्पस इंट्रोड्यूस करवाया? सेकेंडली क्वेश्चंस आगे मैं रिपीट करूंगा और फिर साथ ही साथ उसको आंसर भी करता जाऊंगा कि लिमिटेशन एक्ट के दो पार्ट्स क्यों दिए गए, सेक्शंस पोर्शन क्यों दिया गया और जो है आर्टिकल्स का पोर्शन क्यों दिया गया, और दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, और आया कि क्या हमारे पास कोई लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन, कोई ऐसा आर्टिकल मौजूद है कि जिसमें हम कह सकें कि जहां पर कोई भी आर्टिकल ना लगे तो वहां पर आप इस आर्टिकल को एप्लीकेबल ठहरा सकें। तो हम इन सारे सिनेरियोज को गो थ्रू करेंगे, इन सब क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, where the suit is instituted after expiration of period prescribed by law for the limitation, the plaintiff shall show the grounds upon which exemption run such law is claimed. इसका रेफरेंस है ऑर्डर 7 रूल 6। ऑर्डर 7 रूल 6 सीपीसी जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर हमें ये चीज समझ में आती है कि फॉर सपोज कि जब आप क्या करें कि सूट को इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं और सूट को इंस्टीट्यूट करने के बाद आपको पता चले कि टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो टाइम पीरियड एक्सपायर अगर हो चुका है तो एक एक दिन का टाइम क्या कंडोन हो सकता है? सारी की सारी हमें जो है स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शंस के अंदर बता देंगे, उसके एक्सेप्शन सेक्शंस के अंदर बता देंगे। आर्टिकल सेक्शन 4 से ऑनवर्ड सेक्शन 24 तक कौन कौन सी कंडीशन में डिले को कंडोन किया जा सकता है। सेकेंडली, व्हाई लिमिटेशन एक्ट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ सेक्शंस एंड आर्टिकल्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शंस पोर्शन एंड आर्टिकल पोर्शन क्यों दिया गया और इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। देखिए, एक चीज याद रखें कि सेक्शन पोर्शन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल्स को। ये मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं आपको कि लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेशंस पर, सूट्स पर, अपील्स पर और अदर प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल है। लेकिन एक चीज याद रखें कि लिमिटेशन एक्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? इनके सेक्शंस कंट्रोल करते हैं, एक्सेप्ट so far as a particular article clearly prescribes the application of any section। जब तक किसी आर्टिकल के अंदर उसकी क्लियर स्पेसिफिकेशन ना हो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि एक आर्टिकल जो है एक सेक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जनरली क्या होता है कि सेक्शंस पोर्शन क्या कर रहा है, सेक्शन पोर्शन आपका आर्टिकल्स को कंट्रोल कर रहा होता है लिमिटेशन एक्ट में। अब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे होंगे 1963, तो मैं आप सबको बता दूं कि इंडियन लॉ, इंडियन वेबसाइट्स यूज करने से पहले आया ये देख लें कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का लॉ सेम है या नहीं। अगर वो सेम ना हुआ तो आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडरी आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हमारे पास रेजिडरी आर्टिकल्स कौन से हैं। अब ये रेजिडरी आर्टिकल्स होते क्या है, रेजिडरी आर्टिकल्स का क्या रोल है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। अब एक चीज याद रखें कि रेजिडरी आर्टिकल्स को ऑमनिबस आर्टिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिडरी आर्टिकल्स को ऑमनिबस आर्टिकल्स भी कहा जाता है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर जब आप शेड्यूल पढ़ते हैं तो शेड्यूल के अंदर हमें दो स्पेसिफिक आर्टिकल्स मिलते हैं जिसको हमने नाम दिया रेजिडरी आर्टिकल्स। पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों आर्टिकल्स को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिडरी या फिर ऑमनिबस आर्टिकल होता कौन सा है? देखिए, जब लिमिटेशन एक्ट फॉर सपोज के आ गया हमारा 1908 के अंदर।
अब 1908 के अंदर लिमिटेशन एक्ट आया, इसके आर्टिकल्स भी बता दिए गए, इसके सेक्शंस भी बता दिए गए। फर्दर मोर आगे चल के कुछ सालों बाद हमारे पास 2005 के अंदर एक जो है लॉ पास हो गया। अब एक लॉ पास हो गया, लेकिन उस लॉ के अंदर उसकी स्पेसिफिक लिमिटेशन भी प्रिस्क्राइब नहीं है। जब उस लॉ के अंदर उसकी लिमिटेशन भी प्रिस्क्राइब ना हो, तो फिर हमारे पास आर्टिकल 120, आर्टिकल 183, ये दोनों ऐसे स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जो कि उन पर एप्लीकेबल हैं। आर्टिकल 120 बात करता है किसकी, सूट्स की, और आर्टिकल 183 बात करेगा एप्लीकेशंस की। दोनों को जरा गो थ्रू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, आर्टिकल 181 पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 120 को। जब हम आर्टिकल 120 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 120 कहता है कि सूट्स फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड वेयर एल्सवेयर इन दिस शेड्यूल, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के पूरे शेड्यूल के अंदर अगर किसी स्पेसिफिक सूट की लिमिटेशन प्रिस्क्राइब ना हो और जरूरत पेश आ जाए उस लॉ को लिमिटेशन एक्ट से किस चीज की लिमिटेशन लेने की, तो फिर वहां पर आर्टिकल 120 एप्लीकेबल होगा। अब उसकी लिमिटेशन होगी कितनी, वो सूट किसी भी नेचर का हो सकता है, लेकिन वो होना सूट चाहिए एप्लीकेशन या अदर प्रोसीडिंग्स ना हो। उसकी जो लिमिटेशन बताई गई 6 इयर्स बताई गई, व्हेन द राइट टू सू अकर्स, यानी जब कॉज ऑफ एक्शन अकर होगा उसके बाद उसकी जो लिमिटेशन है वो कितनी होगी, वो होगी 6 इयर्स। क्वेश्चंस हम एंड ऑफ द क्लास में, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस लेते हैं तो फिर हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस की बात कर रहा था मैं, तो जब हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप याद रखें, वहां पर एक आर्टिकल है 181 और इससे प्रीवियसली हमने आर्टिकल 120 पढ़ा था ना। 120 किस पर एप्लीकेबल था, सूट्स पर, और 181 आर्टिकल एप्लीकेबल होगा एप्लीकेशंस पर। अब इस आर्टिकल को जरा गो थ्रू करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड elsewhere in this schedule by any section 48 of the CPC, यानी कि सीपीसी के सेक्शन 48 से हटके, यानी कि सीपीसी के सेक्शन 48 के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है टाइम पीरियड, उससे हटके अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, वो होगा 3 इयर्स। व्हेन द राइट टू अप्लाई अकर्स, यानी कि जब आप एप्लीकेशन दायर करने जा रहे होंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 3 इयर्स, और इसका कितना हो जाएगा 6 इयर्स। फर्दर फिर आते हैं हम किसकी तरफ, रेजिडरी आर्टिकल्स अप्लाइज ओनली इफ नो अदर आर्टिकल इज एप्लीकेबल, ये मैं ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं। इफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन रिट पिटीशन, अब सवाल ये है कि लिमिटेशन एक्ट क्या रिट पिटीशन पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये भी बता चुका था कि लिमिटेशन एक्ट कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, लिमिटेशन एक्ट कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो एक चीज याद रखें कि जो हमारे पास रिट पिटीशंस हैं, तो वहां पर आपका लिमिटेशन एक्ट हरगिज एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्दर फिर डज लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई ऑन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नोन टू द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। अब बात करेंगे किसकी, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की। तो समय ये बताएं क्या क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस पे, क्या क्रिमिनल लॉ पर हमारा लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सर अपील्स वगैरह से लिमिटेशन टाइम से डील करता है ना, जर्नल ट्रायल पर, जनरल ट्रायल में उसका क्या रीजन है, ये सेक्शन में स्पेसिफिक बता दिया गया है कि ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके पीछे पर्पस क्या है, उसके बैकग्राउंड की तरफ कभी गए आप, कभी आपने सोचा। लेकिन जब भी एक सेक्शन पढ़ें तो ये सोचें कि ये सेक्शन क्यों दिया गया लॉ में। जब हम कोई किसी भी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो ये सोचें कि क्या आया कि उस एक्ट से पहले भी कोई एक्ट था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फैमिली कोड एक्ट तो इंट्रोड्यूस किया गया 1964 में, लेकिन फैमिली MLFO यानी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में, क्या इन 3 इयर्स में कोई और प्रोसीजर नहीं होगा। जैसे कि लास्ट टाइम आपने बड़ा ही अच्छा आंसर किया था कि सर PPC जो है, PPC में और CRPC में 38 इयर्स का डिफरेंस है, तो फिर वो आपने सेक्शन 3 ऑफ जो है CRPC में से उसका आंसर निकाल लिया था। तो खैर कहने का मकसद ये है कि देखा करें कि लॉ जब पढ़ें तो उसके पीछे यानी कि उसकी बैकग्राउंड क्या है।
तो फिर मैं आपको जवाब देने जा रहा था कि क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस पर, क्रिमिनल लॉ पर आपका लिमिटेशन एप्लीकेबल क्यों नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बिल फर्ज एक शख्स एफआईआर करवा ले और एफआईआर करवा के वो चला जाता है यूरोप। अब वो जो शख्स यूरोप गया, साल 2 साल 3 साल उसके बाद आता है, वो कहता है मैं दोबारा से एफआईआर को ओपन करवाना चाहता हूँ, मैं दोबारा से केस को रीओपन करवाना चाहता हूँ, जो कि डोरमेंट में चला गया। डेट मीन्स कि उसने क्या किया? उसने कोर्ट का टाइम भी वेस्ट किया, ठीक है, उसने अपना टाइम भी वेस्ट किया। अगर वो कोर्ट में इंसाफ लेने आया था, अगर उसकी डिसऑनरिंग ऑफ चेक हो चुकी थी, तो उसको चाहिए था फौरन ही कोर्ट में आता। सही है। उसने क्या किया? कोर्ट को पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसके बाद फौरन ही वो गुम हो गया। तो लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मर्डर हो गया एक शख्स का, ठीक है, बिलफर्ड मिस्टर ए है, उसके भाई मिस्टर बी का मर्डर हो चुका है, और वो क्या करता है? एफआईआर करवा के वो खुद बाहर चला जाता है। तो लिमिटेशन एक्ट चीज को बाहर करता है। क्या कहता है कि डज लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई ऑन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग? लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई ऑन द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, अदरवाइज अक्यूज्ड विल बी एबल इन मेनी केसेस टू अर्न exemption फ्रॉम prosecution by placing ostensible by investigation। यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया कि बिल फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होती, इसमें बड़ा ही डिले आ सकता था। क्या आ सकता था? इसके अंदर बड़ा डिले आ सकता था। तो उस डिले को कंक्लूड करने के लिए, उस डिले को क्या करने के लिए, उस डिले को शॉर्टर करने के लिए लिमिटेशन में बताया कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट हैज फिक्स्ड लिमिटेशन अपॉन सम रिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बताया कि रिट एप्लीकेशंस, रिट पिटिशंस पर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक्सेप्शन भी पड़े हैं। उसकी एक्सेप्शन ये है कि हाई कोर्ट ने खुद ही बता दिया कि कहाँ कहाँ पर, किस किस रिट पर आपकी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगी। यानी कि कुछ ऐसी भी रिट्स है हमारे पास जहाँ पर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है। हाई कोर्ट हैज फिक्स्ड लिमिटेशन अपॉन सम रिट्स आर दोज रिट्स, रिट ऑफ मेंडामस और ऑर्डर्स ऑफ लाइक नेचर मीन्स रूल ऑफ नेसेसिटी। यानी कि मेंडामस के रिट पर आपकी जो लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। फर्दर मोर कुछ और क्वेश्चंस भी रह गए जो हम कोरिलेट करेंगे सीआरपीसी से। लिमिटेशन एक्ट इज अ प्रोसीजरल स्टैट्यूट, लिमिटेशन एक्ट इज अ प्रोसीजरल स्टैट्यूट एंड फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ एग्जेक्टिव लॉ। अब ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है कि सर एग्जेक्टिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, और कौन कौन से लॉ इसमें आते हैं। प्रोसीजरल लॉ तो जनरली वही होता है कि जिसमें पर्टिकुलर प्रोसीजर डिफाइन किया जाए। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जिसके अंदर पनिशमेंट डिफाइन की जाए। अब एग्जेक्टिव लॉ को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया, सेक्शंस भी हैं और आर्टिकल्स भी हैं, इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब हम एक लॉ को उठाते हैं, पिक करते हैं और समझते हैं कि आया कि वो लॉ प्रोसीजर है या एडजेक्टिव है। अब मुझे आप ये बताएं कि सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीजरल लॉ है या एडजेक्टिव लॉ है? अगर मैं कहूँ कि प्रोसीजरल नहीं है तो? वेरी गुड क्वेश्चन। सीआरपीसी मेरी नज़र में एक एडजेक्टिव लॉ है। वो किस तरीके से, उसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक लॉ कब एडजेक्टिव लॉ कहलाता है, और फिर आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा कि आया कि लिमिटेशन एडजेक्टिव लॉ क्यों है। देखिए, सीआरपीसी इज नोन एज द एडजेक्टिव लॉ बिकॉज सीआरपीसी डज नॉट टेल द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल फॉर पीपीसी। 249 से 249 मजिस्ट्रेट ट्रायल का प्रोसीजर बताया था क्या? मेरा लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखें, ये चीज़ें तो जर्नल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी सीआरपीसी से, लेकिन सीआरपीसी ने हमें वो प्रोवाइड नहीं किया। यानी कि हमें पीपीसी के लिए हमें अदर इंस्टीट्यूट की भी मदद लेनी पड़ी। जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो आप जो है क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ए क्लास एफआईआर, बी क्लास एफआईआर, सी क्लास एफआईआर, ठीक है। और सेकेंडली आप एक और भी पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे पेंसिल क्लास एफआईआर। अब आप मुझे ये बताएं कि ये चारों प्रोविजंस क्या सीआरपीसी के अंदर मौजूद है? ठीक है। सेकेंड अब आ जाए आप किसकी तरफ, आइडेंटिफिकेशन पीरियड की तरफ।
आइडेंटिफिकेशन पीरियड आर्टिकल 22 आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आइडेंटिफिकेशन पीरियड का प्रोसीजर क्या सीआरपीसी के अंदर दिया गया, जब हमें एक ट्रू कल्प्रिट को फाइंड आउट करना हो, बिल फर्स्ट हमें एक ट्रू कल्प्रिट को फाइंड आउट करना हो कि इन 9 डमीज में से कौन एक्चुअल ट्रू कल्प्रिट है, तो क्या सीआरपीसी ने हमें एक्चुअल प्रोसीजर बताया? नहीं बताया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आखिर ये तो क्लियर करें कि इनके प्रोसीजर्स कहाँ कहाँ पर डिफाइन है। जब आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, किसी क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास कहाँ पर मेंशन है। देखिए जब आप प्रोसीजर के अंदर आते हैं तो वहां पर आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आपका माइंड स्टक ये हो जाता है कि ये चीज़ें तो हमने सीआरपीसी के अंदर पढ़ी नहीं। तो वहां इनका आंसर आपको मिलेगा बम्बई रेजिडेंसी एक्ट 1957। इस एक्ट के अंदर आपको ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एफआईआर का प्रोविजंस मिल जाएंगे। ए क्लास क्या होती है, बी क्लास क्या होती है, सी क्लास क्या होती है, कैंसिल क्लास क्या होती है। ए क्लास मीन्स कि ऐसी एफआईआर जिसके अंदर किसी किस्म का डिले ना हो। बी क्लास ऐसी एफआईआर की जिसके अंदर वो एफआईआर कमजोर लग रही है मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये एफआईआर कुछ कमजोर है, इसके अंदर डिले भी है। सी क्लास वो एफआईआर के मजिस्ट्रेट अपनी डिस्क्रिशन को यूज करते हुए उस एफआईआर को कैंसिल करने का इख्तियार रखता हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल क्लास में आ जाती है। सी क्लास से किस में आ जाती है, कैंसिल क्लास में आ जाती है, और मजिस्ट्रेट अपनी डिस्क्रिशन को यूज करते हुए उस एफआईआर को कैंसिल कर सकता है जब वो बेबुनियाद और झूठी हो सिरे से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मैं आपको बता रहा था कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड के अंदर 9 डमीज होती है। जब ट्रू कल्प्रिट को फाइंड आउट करना हो कि कौन ट्रू कल्प्रिट है, तो उसका प्रोसीजर कहाँ हमें मिलेगा? उसका प्रोसीजर हमें मिलेगा पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर। कहाँ मिलेगा? पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर। फर्दर जो है क्या है कि दिस efficacy is not mentioned under CRPC but applicable in Bombay Residency Police Rules 1957। पुलिस रूल्स 1957 इसके अंदर ये चीज मेंशन है, और ये जो है पुलिस रूल्स एंड पुलिस प्रोसीजर के अंदर आइडेंटिफिकेशन पीरियड का जो है हमें प्रोसीजर बताया गया। मीन्स इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया कि सीआरपीसी इज नॉट अ प्रोसीजर ऑफ लॉ। सीआरपीसी इज नॉट अ प्रोसीजर लॉ। इससे हटके भी एक और आंसर है कि सीआरपीसी के अंदर भी एक ऐसा प्रोविजन है जो कि हमें पनिशमेंट भी डिफाइन करता है। देखिए जब एक लॉ हमें कंप्लीटली किसी जो है कंप्लीटली प्रोसीजर ना बताए तो उसको हम पाल करवा सकते हैं किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव लॉ के। लिमिटेशन एक्ट के अंदर सिर्फ वो प्रोविजंस हैं कि जहां पर उस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं है तो फिर आप लिमिटेशन एक्ट का यूज करें। ठीक है, दैट मीन्स कि दैट इज एन एग्जीक्यूटिव लॉ। फर्दरमोर लिमिटेशन एक्ट नाइदर क्रिएट्स नॉर डिमोलिश एनी राइट, यानी कि लिमिटेशन एक्ट आपको ना तो कोई नया राइट क्रिएट करेगा ना ही आपका राइट को डिमोलिश करेगा। वो सिर्फ जो है टाइम विद स्पेसिफिक टाइम क्या कर देगा, आपको जो है ये बता देगा कि आपका राइट बनता है कोर्ट में आने का या नहीं बनता, क्या आप टाइम से एक्सीड तो नहीं कर गए, और एक्सीड कर गए हैं तो अगर आपके पास रीजनेबल जो है, अगर आपके पास वैलिड रीजंस हैं, वैलिड ग्राउंड्स है, तो आप फिर डिले को भी कंडोन करवा सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन इटसेल्फ कंडोन इट्स टाइम एंड इटसेल्फ फिक्स इट्स टाइम। इसका क्या मतलब है कि लिमिटेशन है खुद से अपने टाइम को फिक्स भी करता है और अपने टाइम को डिले भी करता है। क्या करता है? अपने टाइम को फिक्स भी करेगा और अपने टाइम को डिले भी करेगा। अब देखें जब हमने पीपीसी पढ़ा था तो वहां पर हमें क्या चीज मिली, वहां पे हमें चीज मिली कि डिफाइंस जनरल एक्सेप्शंस एज वेल एज मेनी इलस्ट्रेशंस। अगर हम पीपीसी को जरा ओपन करें तो पीपीसी के अंदर हमें जो है जर्नल ऑफेंसेस के साथ उसकी एक्सेप्शंस भी मिल गई, यानी कि कब कब एक ऑफेंस नहीं होगा। बिल फर्ज एक हमारे पास वर्ड आ जाता है डॉक्यूमेंट। मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूं कि लॉ को किस तरीके से यूज करना है। एक वर्ड आ गया डॉक्यूमेंट। अब इसका स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 33 पीपीसी के अंदर भी है, इसका स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 2D क्यूएसओ के अंदर भी है। लेकिन हमें वर्ड डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कंक्लूड करनी है फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर सपोज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सही है, आप ये बताएं कि आप जो है किस लॉ की हेल्प लेंगे।
कानून शोर हो गया। ऑब्वियसली नो। आप लेंगे किसकी हेल्प? आप लेंगे ऐसे लॉ की हेल्प जो लॉ हर कानून पर एप्लीकेबल हो, यानी कि जर्नल क्लॉजेस एक्ट। जर्नल क्लॉजेस एक्ट के अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मिल जाती है, सही है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जो डिस्कस करना ज़रूरी था आज के इस लेक्चर के अंदर। वो क्या था? वो ये था कि हमारे पास जो है कुछ, आप कह रहे थे कि सर मैं लीगल मैक्सिम्स भी कवर करवा दूं, तो लीगल मैक्सिम्स भी आपको मैं कवर करवा देता हूँ। एक लीगल मैक्सिम्स है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सबसे पहले हमने समझना स्ट्रक्चर क्या है लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन एक्ट के हम स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन इज फाउंडेड ऑन सम लीगल मैक्सिम्स। उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता चलता है उसके कुछ लीगल मैक्सिम्स को जानते हुए। वो है, एक हमारे पास आ जाता है डिले, डिफीट, सिक्योरिटी। डिले, डिफीट, सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि वन शुड कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। शुड कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। सेकेंडली फिर आ जाता है हमारे पास क्या? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लॉ हेल्प्स विजिलेंट नॉट द आइडोलेंट। लॉ हेल्प्स विजिलेंट नॉट आइडोलेंट, ठीक है। फर्दर मोर फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है? वेयर लिमिटेशन इज ओनली एग्जामाइंड अंडर लिमिटेशन एक्ट। Beside limitation act, the limitation is also examined by special laws within the time frame mentioned in statute। यानी कि किसी भी स्टेट्यूट के अंदर उसका भी लिमिटेशन एक्ट स्पेसिफाई किया गया होता है कि आया कि आप अपील कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर उसका लिमिटेशन एक्ट है या नहीं। अगर उसके अंदर उसका लिमिटेशन बता दिया गया है तो फिर आप लिमिटेशन एक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। अगर नहीं बताया गया फिर ही आप लिमिटेशन एक्ट को यूज़ करेंगे। बाकी डॉक्ट्राइन ऑफ लेक्सिस और उससे हटके जो है हमारे पास लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि जो है कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक और चीज़ कि ठीक है जी, कल इंशाल्लाह हम जो है दोबारा से क्लास को रिज्यूम करेंगे यहाँ से। अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन वो कर सकते हैं। थैंक यू।